हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, री एग्ज़ाम है। इसके पहले ये कैंसिल हो गया था अनियमितता की वजह से। तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में जो एक्सपेक्टेड मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे आज, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार मैसूर, बंगाल एवं पंजाब के संदर्भ में। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच अपने शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। मीन्स जिस भी चैप्टर का मैं वीडियो डालूँगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। एक्सपेक्टेड क्या मीन्स कि आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत सारा क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, बस इसमें याद रखना है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला कौन था? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। किसकी संधि? सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोडेयार के शासक थे। तो वोडेयार के शासक मैसूर रियासत थे। कौन थे? मैसूर रियासत। तो मैसूर रियासत वोडेयार के शासक थे। तो ध्यान रखना, वोडेयार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें किसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। तो ये आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये देखो कितना ध्यान रखने वाली बात है कि कितने सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में भी चांस है, क्योंकि आजकल अब जीके का कंपटीशन एक लेवल का हो गया है सबका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि प्रशासनिक अव्यवस्था, जिसको कुशासन कहते हैं, के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध राज्य को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी पीसीएस और एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये था, लॉर्ड डलहौजी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, सबके लिए उन कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है?
तो पलासी युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख का काली रात का आरंभ हुआ था। यह नवीन चंद्र सेन बांग्ला कवि का कथन है। ठीक है, नवीन चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये पलासी का युद्ध था। ठीक है, तो पलासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो वो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्हीं के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह जुल्फ़िकार खां के सहायता से सम्राट बना। किसके सहायता से सम्राट बना? जुल्फ़िकार खान के सहायता से सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। तो किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो ये मुर्शिद कुली जाफर खान ने स्थापना की थी मुर्शिदाबाद की, और उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी। तो किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली जाफर खान ने। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था?
तो वो सर्व प्रमुख कारण था मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो अलीवर्दी खां। तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं। तो ये बंगाल के अलीवर्दी खान नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ठीक है, तो बंगाल का वह नवाब अलीवर्दी खां था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो अलीवर्दी खां नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब ने कहा था या सलाह दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुग़ल बादशाह आलम सेकेंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाली उस क्षेत्र की पहचान करें? तो वो है जागीर 24 परगना। कौन सा है? 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि वह चाहता था कि यह षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रह सकूं, जिससे कि अंग्रेज उसके शासनकाल में हस्तक्षेप न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। कौन थे? त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो यह अर्जुन देव। ठीक है, तो अर्जुन देव सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? तो भंगी से। किससे छीने? भंगी से। तो रणजीत सिंह ने किस मिसल से, मीन्स की भंगी मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन वरो। तो लॉर्ड एलन वरो गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में 1843 ईस्वी में किया गया। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के संबंध में कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक डुप्ले था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था? डुप्ले था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, तो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत भारतीय राज्य झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जा किया गया था। ठीक है, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में, ठगी प्रथा को ख़त्म करने के संबंध में कौन से गवर्नर जनरल थे? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। ठीक है, तो इसीलिए प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिनट से, ठीक है, मैकाले ने रखी थी। किसने रखी थी? लॉर्ड मैकाले ने रखी थी 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, सती प्रथा और ठगी प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो निम्नलिखित से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सादत खां बुरहान उल मुल्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 44, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। मेन कारण यही था। किस इतिहासकार ने 1700
1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी। तो के एम पणिक्कर ने, किसने? के एम पणिक्कर ने संज्ञा दी थी। तो के एम पणिक्कर इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी। के एम पणिक्कर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकुटन। किसने? सर आयरकुटन। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो ब्रिटिश जनरल का नाम है सर आयरकुट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन से? खड़क सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो था बक्सर का युद्ध। 49 नंबर, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो कौन सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध में 1799 में मारे गए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। तो डिंडीगुल क्या नाम है? डिंडीगुल तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? डलहौजी के समय में। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के संबंध में हुआ था। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से संबंध थे ये कर्नल स्लीमैन। सत्रह ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह वन के नाम से। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह वन के नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुख सियर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? तो फर्रुख सियर का। क्वेश्चन नंबर 58 पर अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के समय में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हुई? तो शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में 16 अगस्त 1765 को हुई। क्वेश्चन नंबर 60, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया।
तो किसने कहा था ये? 61 कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का कि अब एक ही इनका उद्देश्य जितना लूट सको लूट लो। यह एक सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो मिर्जाफर के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी हैदर अली की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 64 चलते। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर को। ठीक है, तो तेग बहादुर सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखसियार के कहने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बनी या कंपनी उसकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स द्वारा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन? हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 76। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। तो बंगाल का वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा पराजित किया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड
सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से हेस्टिंग्स था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन था घटना चक्र में, वहाँ से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वन लाइनर टाइप में बना दिया गया है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट उलेसिस कहा जाता है? सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो फर्मवासियर से। किससे मिली थी? फर्मवासियर से। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर के किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं, अली वर्दी खान ने कहा था अंग्रेजों। क्वेश्चन नंबर 98 आते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ये मीर कासिम ने किया था इस तरह। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। तो हैदर अली ने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा, फिर भारत से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो लॉर्ड मैकेरिन। कौन थे? लॉर्ड मैकेरिन ने। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर ने। तो तेग बहादुर सिख गुरु ने कहा कि सरदाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, तेग बहादुर ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो किसने मुखलिसपुर और लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? तो ये बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी ने बनवाया। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला।
राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम है? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ये तो उसमें क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो ये शाह आलम थी। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी नवीदौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन वो उसमें से था क्या नाम, घटना चक्र में से। तो उसमें निम्नलिखित वाले क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 122। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? तो ऐसा बोला था मीर कासिम ने। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल मतलब फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक-उद-दौला को। किसको? मुबारक-उद-दौला को। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी को। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो सतलज। ठीक है, तो रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि
में सतलज नदी को दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 126 चलते हैं। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 128 चलते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण, सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो ये था आपका आज जीके सेक्शन में, मीन्स की मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में डे 1 का लेक्चर था ये, ठीक है। ये वीडियो के एग्ज़ाम UPSSC वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर को रोज़ लगातार देखते रहें। हर रोज़ हो सके तो 2 वीडियो या एक वीडियो हर रोज़ मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी खासी यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।